हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जो आपको लोग का CUET 2024 का जो फॉर्म्स आए हैं बहुत से बच्चों ने फिल कर दिए होंगे, कुछ बच्चे फिल कर रहे होंगे। तो उसमें जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट जिनका बिजनेस स्टडीज आप लोग चूज करेंगे तो उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें उनको पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको ये पता होना कि सिलेबस क्या है। तो बस सिलेबस क्लियर होता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि वो हमको कहाँ कहाँ से पढ़नी है चीजें। और मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों को कि कहाँ से आप लोग को फ्री मटेरियल मिल जाएगा, वो भी एनसीईआरटी का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए अपनी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी मैं आप लोग को कराऊं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो आप लोगों को ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आए तो उसकी तैयारी भी मैं आप लोग को प्रिपरेशन करा दूंगी। आइए इसका देखते हैं सिलेबस की क्या है। लेकिन साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा सिलेबस को। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। आइए देखते हैं बिजनेस स्टडीज में। सबसे पहले प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट होती है उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं। आपने पढ़ा होगा 12th में बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट के बारे में। सेम वैसा ही है, कुछ आपका अलग से नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी इसमें क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले यूनिट 1 में क्या है, नेचर क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होंगे, क्या इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट की, और नेचर किस तरह का होता है। नेचर में आपका आर्ट है, साइंस है या बोथ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट एंड साइंस आर्ट है, प्रोफेशन है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल या फिर सुपरवाइजरी, 3 तरह के लेवल होते हैं, आपको पता ही होगा। मैनेजमेंट फंक्शंस कौन से होते हैं, कौन से काम करते हैं, कौन से वर्क करती है जो मैनेजमेंट होती है वो। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। सेम आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की एज इट इज, सारा पॉइंट के साथ दे रखा है। आप मुझे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स को, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही गूगल पर अवेलेबल है। फिर यूनिट 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, तो यहाँ पर दो आपके मेनली आप लोग को पढ़ने होंगे, जो फ्योल का और टेलर का। FW फ्योल ने जो दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उसमें उन्होंने बहुत सी थ्योरीज दी थी, मोशन थ्योरी दी थी या फिर जो उनकी टाइम थ्योरी थी, वो थ्योरीज क्या थी और उससे कैसे उन्होंने क्या अपना जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको प्रोपाउंड किया था, सिद्धांत दिया था। और जो आपके हेनरी टोल है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। 14 प्रिंसिपल क्या थे उसको आपको पढ़ना है। तो ये हो जाएंगे प्रिंसिपल्स। उसके बाद आ जाता है यूनिट 3 में बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह का होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कितने उसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको का सोशल आ जाता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड आ जाता है, कई तरह का एनवायरनमेंट होता है, उसको आपको इसमें पढ़ना होगा यूनिट 3 में। फिर यूनिट 4 में प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है, प्लान कैसे तैयार किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मीनिंग है, फीचर है, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन क्या है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले, जैसे अभी आप लोग हैं ये CUET की तैयारी कर रहे हैं तो अपना एक प्लान ही तो बना रहे होंगे ना कि किस तरह से आपको पढ़ना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, कितने दिन में आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना है, पूरी एक प्लानिंग ही तो कर रहे हैं ना। तो भी एक तरह का आप समझ लीजिए मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। हम सभी लोग अपनी लाइफ में चीजों में मैनेजमेंट करते हैं। फिर है प्लानिंग का, इसका प्रोसेस क्या होता है या फिर प्लान्स के टाइप क्या होते हैं। फिर आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना, पूरा एक समझ लीजिए किसी भी काम को करने से पहले सारी चीजों को हम ऑर्गेनाइज अच्छे से कर लेते हैं। जितना अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइज करेंगे उतना ही अच्छा हमारा काम भी होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डेलीगेशन क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिफरेंस क्या होता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। आपने पढ़ा होगा डेलीगेशन कि जो भी हमारे पास अथॉरिटीज होती हैं, राइट्स होते हैं, जो भी हमारे पास वर्क्स होते हैं, उनको जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो अधीनस्थ हैं हमारे, उनको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको ही क्या कहा जाता है, डेलीगेशन कहलाता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा कि जितने भी हमारे राइट्स होते हैं सबको हम एक जगह पर केंद्रित सेंटर करके ना रख करके अलग अलग बांट देना, वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। स्टाफिंग क्या होगी, स्टाफिंग में हो जाता है कि नियुक्तिकरण, जिसे हिंदी में बोला जाता है नियुक्तियां करना। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि रिक्रूटमेंट निकलती है तो कैसे निकाली जाती है, कैसे सिलेक्शन होता है, प्रोसेस क्या रहती है, वो सारी चीजें इसमें आपकी आ जाएंगी जो आपको स्टाफिंग में पढ़नी है। कि ये HRM जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है।
और क्या स्टेप्स होते हैं इसकी प्रोसेस के, रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन क्या है। जैसे रिक्रूटमेंट आप पढ़ेंगे तो एक पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि फॉर्म तो सब अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है, तो सिलेक्शन क्या हो जाता है, निगेटिव माना जाता है। इसको आपको डिटेल में समझना और पढ़ना है। और ट्रेनिंग क्या होती है, हाँ, क्योंकि सिलेक्शन हो जाने के बाद भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके। तो क्या रहेगा, उसकी मीनिंग क्या है, मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह से दी जाती है, वो सब आपको स्टार्टिंग में पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होगी, मीनिंग उसकी क्या है, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सुपरविजन क्या है, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपको डायरेक्टिंग में पढ़ना है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है, नाम ही से क्लियर है, डायरेक्ट करना, कि किस तरह से कोई काम किया जाएगा। उसके लिए जब कोई दूसरा आपको कुछ बता रहा है, समझा रहा है, उसको कहा जाता है डायरेक्शन दे रहा है, तो वो हो जाती है डायरेक्टिंग। हिंदी में बोलते हैं कि कैसे आपको निर्देशित कर रहा है, निर्देश देना कहा जाता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम में ही आपके ऊपर कुछ डायरेक्शन दे रखे होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे होते हैं कि किस तरह से आपको पेपर को देना है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी लिखी होती है, वही समझिए डायरेक्शन हो जाता है। मैनुअली जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन उसे कर रहा है, तो वो डायरेक्ट कर रहा है। फिर आ जाता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। ये सब क्या है, ये सब मैनेजमेंट के काम ही हैं, ये फंक्शंस ही हैं मैनेजमेंट के, जो अलग अलग आपके सिलेबस में दे रखे हैं। कंट्रोलिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस, रिलेशन क्या होगा प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, स्टेप्स क्या होते हैं। प्लानिंग चाहे जितनी अच्छी बना लीजिए, अगर कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आप लोग टाइम टेबल तो तैयार कर लेते हैं, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन क्या होता है, इतना खुद पर कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, वो प्लानिंग जो होती है, वो टाइम टेबल सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बताइएगा आप लोग मुझे, कितने लोगों बच्चे ऐसे हैं जो आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं, एज इट इज आप उसको फॉलो कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम फॉलो नहीं कर पाते। टेक्निक्स क्या होती हैं, सीख लीजिएगा टेक्निक्स को, जिससे कि आप लोग उनको फॉलो कर सकें। चलिए, अब आ जाएगा बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसके बाद इसमें बिजनेस फाइनेंस, एक बिजनेस है, जब शुरू किया जा रहा है, स्टार्टिंग में हो सकता है आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत फाइनेंस नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा, आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती रहेगी। तो फाइनेंस जो है, वित्त, सिंपल भाषा में समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझे कि पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस को चलाने के लिए, तो उस पैसे को कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे मिल सकता है, उसको ही समझना आपका बिजनेस फाइनेंस में आएगा। क्या मीनिंग है, रोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कि जो कैपिटल है, पूंजी है, जैसे कि आपने अकाउंटेंसी में, बुक कीपिंग में पढ़ा होगा, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, शेयर्स दिए जाते हैं या फिर लोन लिया जाता है, डिबेंचर दिए जाते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है कैपिटल को, तो वही स्ट्रक्चर बन जाता है कैपिटल का। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। फिर आ जाएगा फाइनेंशियल मार्केट्स को आपको पढ़ना है, कि जिस तरह से नॉर्मल मार्केट होती है, आप लोग लेने आते हैं, उस तरह से फाइनेंशियल मार्केट भी होती है, तो वित्तीय बाजार जिसे कहा जाता है, क्या रहेगी, क्या कॉन्सेप्ट होता है, मनी मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या रहती है, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में। तो सिंपल सा अगर बताएं तो इतना समझ लीजिए, जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए होती है, और जो कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए होती है। फिर आ जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या है, किस तरह से इसमें ऑपरेट किया जाता है, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और जो आपका सेबी है, सेबी क्या है, कब इसको बनाया गया था, रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे रेगुलेट करता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शन है, वो सारी चीजें इसमें। मार्केटिंग फिर आ जाएगा, मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग तो आप सभी लोग जानते होंगे, काफी फैमिलियर वर्ड है मार्केटिंग। आज के टाइम में तो हर चीज की मार्केटिंग की जा रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से की जा रही है। इनफैक्ट आप कोई ऐप भी यूज कर रहे होते हैं ना, तो उस पर भी आजकल ऐड चल रहे हैं हर जगह पर, तो वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्या है, मीनिंग, फंक्शन, क्या डिफरेंस होता है मार्केटिंग और सेलिंग में। सेलिंग मार्केटिंग का ही एक हिस्सा हो जाती है, आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ पता चलेगा आगे। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन उसका कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रमोशन क्या होगा, प्राइस कैसे रखा जाता है, ये सारी चीजें मार्केटिंग में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये तो सभी ने सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, एक टाइम पर बहुत चला था, कि जो क्रेता है, जो बायर होता है, उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए कि क्या है, किस तरह से उसको मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदना है,
तो इसमें आपका एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्या है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, आप कहाँ पर अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कहाँ पर जा करके उसके लिए अपना न्याय ले सकते हैं, जस्टिस ले सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपके क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंज्यूमर की क्या होती हैं, क्या वेज होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड नीड, क्या जरूरत है आज के टाइम में। हर कोई तो जॉब्स के लिए भाग रहा है, क्यों आपको खुद का कुछ अपना स्टार्टअप शुरू करना है, उद्यम जिसे बोला जाता है, एंटरप्राइज जिसे बोला जाता है, क्या होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं आज के टाइम में, प्रोसेस क्या होती है, या फिर जो एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा आपका हो जाएगा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस। तो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, जो आपकी बिजनेस स्टडीज़ की बुक चलती थी, तो वहाँ पर आपने पढ़ने इसके बारे में, आपने वहाँ पर इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो गूगल पे आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप वहाँ पर डाल करके सर्च कर लीजिएगा क्लास 12 एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़, तो वहाँ से आप पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर वाइज अलग अलग, तो उसको आप पढ़ लीजिए, आपको वहाँ से अच्छा मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। या आप लोग अगर चाहते हैं मैं आप लोग को पढ़ा दूं तो बिजनेस स्टडीज़ की आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी उसे अच्छे से। इससे क्या आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।